ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गंगा सवेरा। और चलिए गंगा सवेरा में एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तराखंड को लेकर है। उत्तराखंड में साल के पहले दिन कोरोना के लिहाज से चिंता वाली खबर सामने आई और क्योंकि प्रदेश में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिलने से हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही साल के पहले दिन कोरोना मरीजों की संख्या भी सबसे ज्यादा बढ़ी है। शनिवार को उत्तराखंड में 118 नए कोरोना के मरीज पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज देहरादून से सामने आए हैं। बिल्कुल, राजधानी देहरादून के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नए साल पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जश्न मनाने के लिए पहुंचे, जिसका असर अब देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। नए साल के पहले दिन ही 118 कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। चिंता बढ़ गई है। अकेले देहरादून में ही 85 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 367 पहुंच गई है। और पिछले 24 घंटे में देहरादून में 85, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 3, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 7, पौड़ी में 7, उधम सिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 1 कोरोना के मरीज पाए गए। ये हालात तब हैं जब प्रदेश सरकार ने नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगा रखी थी, साथ ही नाइट कर्फ्यू भी था। और ऐसे में समझा जा सकता है कि हमारी लापरवाही आने वाले दिनों में और कितनी घातक साबित हो सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर प्रदेश की दूसरी पार्टियां तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं भाजपा ने अब अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। और भाजपा ने प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। ये भाजपा का पहला कदम है, यानी कि 70 विधानसभा सीटों के लिए 70 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और पार्टी ने ये जिम्मेदारी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सौंपी है। अब ये पर्यवेक्षक हर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। बिल्कुल, हर विधानसभा सीट के पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को सौंपेंगे और उसी आधार पर प्रत्याशी की दावेदारी पर भाजपा आलाकमान कोई फैसला कर पाएगा। तो भाजपा ने अपना पहला कदम उठा लिया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 70 विधानसभा सीटों पर की जा चुकी है, ताकि वो कार्यकर्ताओं से बात करें और उम्मीदवारों को लेकर फीडबैक ले पाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, क्योंकि भाजपा ने पहला कदम उठा लिया है और उम्मीदवारों का चयन करना एक बड़ा काम होता है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, कितनी इससे सहूलियत होगी, क्या इनकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, इस बात को इससे समझा जा सकता है कि अभी हाल ही में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था और ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि तमाम जो नेता हैं वहाँ दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं और कई जो नेता हैं बड़े, वो उनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। इसी लिहाज से इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है कि पार्टी संगठन के अंदर आगे स्थिति ना बने। अब ये पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में जाएंगे और उसके बाद वो वहाँ जाकर हर एक कार्यकर्ता से रायशुमारी करेंगे कि आपके क्षेत्र में सबसे जो बेहतर काम करने वाला नेता है वो कौन है। लेकिन एक चीज में जीत के आए थे, कई विधायक क्योंकि दिवंगत हो चुके हैं और कुछ विधायक कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 55 विधायक ऐसे हैं जो अभी सिटिंग विधायक हैं और उनको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी देखी जा सकती है कि इनमें से तकरीबन 10 से 12 विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से टिकट कर सकते हैं और कई विधायक ऐसे हैं जिनकी क्षेत्र में बेहतर पकड़ नहीं है। कई विधायकों ने पार्टी की जो पार्टी लाइन है उसके खिलाफ जाकर बयानबाजी की है। तमाम चीजें यहाँ देखी जाएंगी, उसके बाद एक जो रिपोर्ट तैयार है वो करके एक पैनल तैयार करके पार्टी संगठन को दिया जाएगा, फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम फैसला लेगी किसको टिकट दिया जाना है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन पंकज कई सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो उस वक्त क्या कदम होगा पर्यवेक्षकों की तरफ से? कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए होगी और उनके पास फिर विकल्प क्या होगा?
देखिए, यही सब चीजें तय करने के लिए भाजपा ने इन तमाम पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। एक एक विधानसभा सीट पर 2 से 3 पर्यवेक्षक हैं, 70 विधानसभाएं हैं और पार्टी ने ये तय किया है कि क्योंकि कई लोग एक एक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की नाराजगी ना हो, सब में समन्वय बनाया जा सके चुनावों के दौरान, क्योंकि जिस नेता को टिकट मिलेगा उसके खिलाफ दूसरे नेता खड़े होकर चुनाव न लड़े और तमाम जो ऐसी दिक्कतें चुनावों के दौरान ना आए जो भाजपा को नुकसान पैदा दे सके। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दूसरे जो नेता है जो दावेदार कर रहे हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलना है, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि पार्टी की भी सरकार बनती है तो आपके लिए बेहतर विकल्प आगे भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजों को शांत करने के लिए इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है और आज से ही ये पर्यवेक्षक अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में चले जाएंगे, तमाम नेताओं से उनका मन टटोलेंगे, बातचीत करेंगे और जो विधायक टिकट मांग रहे हैं या सिटिंग विधायक है उनके बारे में जानकारी लेंगे कि उन्होंने किस तरह से बेहतर में काम किया है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, इन तमाम चीजों की छानबीन वो करेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नए साल की शुरुआत में प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की 100 छात्राओं को टैबलेट बांटे गए हैं और छात्र छात्राओं को पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए टैबलेट वितरित किए गए और सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। प्रदेश भर में करीब 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, इसका ऐलान किया गया है और इसी पर सरकार काम कर रही है। कोरोना महामारी के समय में हमने देखा, मैंने बहुत नजदीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से वो उन ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं के हम सबको टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। और अब खबर रानीखेत से है, जहां रानीखेत के स्कूलों में भी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने टैबलेट मामले में सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। अब टैबलेट छात्र छात्राओं को बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी तमाम बड़ी बातें कह रही है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस किस तरीके से हमलावर है इस मसले को लेकर, वो भी अब उभर करके सामने आ रहा है। जब मैंने इसको प्रेस करी और हमारे पत्रकार साथियों ने इसको जब प्रमुखता से दिखाना शुरू किया तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और ये तय किया गया कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा डाला जाएगा, जो 12,000 के हिसाब से डाला जाएगा। मेरा आज आपके माध्यम से फिर एक प्रश्न है, जब सरकार जिस टैबलेट को 14,500 रुपये में खरीद रही थी, वो टैबलेट अगर 14,500 का था तो बच्चों के खाते में 12,000 ही क्यों डाल रहे हैं? और अगर 12,000 में टैबलेट आ रही है इनकी नज़र में तो इसका मतलब सरकार कुछ ना कुछ घोटाला करने जा रही थी। नए साल की शुरुआत कांग्रेस ने मौन व्रत के साथ की है। दरअसल नए साल के पहले दिन कांग्रेस ने राज्य सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा। देहरादून के गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने बैठ करके पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे के मौन उपवास पर रहे। और मौन उपवास को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बढ़ती महंगाई को रोकने पर राज्य सरकार नाकाम है। राज्य सरकार महंगाई को रोकने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही और नए साल के पहले दिन से ही कांग्रेस की इस घेरेबंदी का उसका मेगा प्लान समझा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य में सरकार के चलते जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, महंगाई चरम पर है। आज हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हों, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमने हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। देश की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक समाज के प्रवर्तक रहे हैं, तो उनके पास आकर के
संकल्प ग्रहण किया है और हमारा संकल्प है कि भाजपा हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ। और इस थीम के चारों तरफ हम बहुत सारी जो सब थीम हैं जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, खनन आदि सब सवाल जुड़े हुए हैं, उन सबको उठाएंगे। दलितों के सवालों को, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के सवालों को उठाएंगे और उस पर हमने जो नारे कॉइन अप किए हैं वो भी हम जनता को समर्पित। उधर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चमोली की कर्णप्रयाग सीट सबसे रोचक बनती हुई दिखाई दे रही है और यहां से भाजपा में करीब 1.5 दर्जन दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिससे कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। दीपा, बिल्कुल, कई ऐसे भी दावेदार हैं जया जिनको लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं और नाराजगी लगातार जाहिर भी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कई दावेदारों को उन्होंने चुनावी मौसम से पहले कभी नहीं देखा। अगर इनमें से पार्टी ने किसी को मौका दिया, टिकट दिया, तो इसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। 2017 में भी दावेदार था और उस समय अंतिम समय में बाहर हुआ और इस समय 2022 में भी दावेदार। मेरा कहना ये है जो कार्यकर्ता दरी बिछाता है, कुर्सियाँ बिछाता है, झंडे झंडे लगाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद सड़कों में करता है, जब वो टिकट लेने के लिए बोलता है या जब वो अपनी दावेदारी करता है, उस समय पैरासूट जो ये लोग आके ये अपनी दावेदारियाँ यहाँ करते हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं का हक मारते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पार्टी से मैंने अपनी दावेदारी पेश करी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। पिछले 20 साल से मैं विभिन्न पदों पर पार्टी में मैंने जिम्मेदारीपूर्वक काम किया है, विभिन्न चुनावों का मुझे अनुभव है, इसलिए हमारा दावा इस पर बनता है। और जहाँ तक पैरासूट प्रत्याशी का विषय है तो माननीय विधायक ने भी इस विषय में अपना स्टैंड क्लियर करा कि कोई भी पैरासूट प्रत्याशी इस विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। साल 2022 के पहले दिन हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। अपने परिवार के साथ गंगा आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। जोशीमठ में मारवाड़ी सड़क के साथ कई वार्डों में लगातार जारी है भू धसाव। कई घरों में आई दरारें। जनप्रतिनिधियों ने डीएम से मिलकर जोशीमठ नगर का जायजा लेने और प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर्यवेक्षकों को तिलक। राज शर्मा ने जिला कार्यालय पर की कार्यकर्ताओं के संग बैठक। मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। खटीमा में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने 100 छात्र छात्राओं को दिए टैबलेट। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। चंपावत में सूखी ढांग इंटर कॉलेज में भोजन माता का विवाद सुलझा। एससी वर्ग की महिला सुनीता देवी ही होंगी विद्यालय में भोजन माता। सुनीता देवी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। और साथ ही अखिलेश ने दावा किया है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये चुनावी दावे हैं या फिर जनता इस पर विश्वास करती है, ये भी देखना होगा। लेकिन सपा की ये घोषणा इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है और इस घोषणा से सपा ने आम आदमी पार्टी के दाव को ही अपना लिया है। और ऐसे में फ्री बिजली का दावा सपा और आम आदमी पार्टी को कितना वोट दिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। उधर बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए साल की बधाई दी और विरोधियों पर उन्होंने जमकर हमला भी किया। उन्होंने चुनाव से पहले शिलान्यास और उद्घाटन करने का आरोप लगाया
और कहा कि सरकार की चुनावी भीड़ में सरकारी कर्मचारियों की भीड़ होती है। बिल्कुल, वहीं बसपा के चुनावी तैयारी नहीं होने के हमले पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते हैं। हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने तरीके नहीं बदलने हैं। हम नकल करेंगे तो हमें नुकसान होगा। मायावती ने जम्मू वैष्णो देवी मंदिर में हादसे पर भी दुख जताया। इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। आज नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियाँ पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो तब ये पार्टियाँ उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है। तो मायावती को आपने सुना किस तरीके से वो हमलावर दिखाई दी। लेकिन अब जया, वक्त हो गया है। यूपी और उत्तराखंड के तमाम सियासी दिग्गज आज कहां पर रहने वाले हैं, मैं ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बता के आती हूँ। बिल्कुल दीपा, क्योंकि लगातार चुनावी मौसम और चुनावी मौसम में वक्त नेताओं के लिए बहुत कम है और जनता के बीच नेता ज्यादा दिखते हैं। नेताजी व्यस्तता इतनी ज्यादा उनकी बढ़ जाती है और ये हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं कि नेता की किस्मत क्या है। ओवर टू यू दीपा। जी जया, आपको बता दें कि आज कौन सा दिग्गज कहां पर रहने वाला है। आज मेरठ के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 700 करोड़ की लागत से बनने वाली खेल यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। 1 बजे खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला और मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आज लखनऊ में रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विजय यात्रा के 10वें फेज की आज से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ के महुरा कला गांव में करेंगे परशुराम मंदिर का उद्घाटन भी। सुबह 11 बजे HCL से गोसाईगंज के महुरा कला गांव जाएंगे अखिलेश यादव। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे यूपी का दौरा और लखनऊ में रोजगार गारंटी महारैली करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त वो लखनऊ पहुंचेंगे और रैली के जरिए ताकत दिखाएगी आम आदमी पार्टी। आज हाथरस में रहेंगे यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। भाजपा के युवा मोर्चा के सम्मेलन में शरीक होने वाले हैं श्रीकांत शर्मा। दोपहर 12 बजे का वक्त है, हाथरस पहुंचेंगे। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज करेंगे सुल्तानपुर का दौरा और भाजपा की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। भाजपा महासचिव अरुण सिंह भी उनके साथ में रहेंगे और आज भाजपा की जन विश्वास यात्रा का 15वां दिन है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। आज सीएम धामी विकासनगर और रुड़की के दौरे पर रहने वाले हैं। विकासनगर को सीएम कई योजनाओं की सौगात आज देंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त है, विकासनगर पहुंचेंगे सीएम धामी और विकासनगर के बाद दोपहर 2 बजे का वक्त है जब वो हरिद्वार जाने वाले हैं। रुड़की में कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। जबरेड़ा विधानसभा के भी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम और साथ ही कई योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो जया, ये दर्शकों को हमने बताया कि यूपी में कौन सियासी दिग्गज कहां पर है और साथ ही उत्तराखंड के सीएम कहां पर आज रहने वाले, इन पर लगातार नजर हमारी रहेगी। धन्यवाद दीपा। तो आपने बताया कि कहां पर आज कौन से नेता रहेंगे और आपको बताएं कि मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे। खेल यूनिवर्सिटी की सौगात वो देंगे। ये बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है और इसके साथ साथ जन विश्वास यात्रा का 15वां दिन है। इसमें भी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचेंगे। इसी तरीके से अन्य जगहों पर जो कार्यक्रम है, दीपा ने आपको विस्तार से उसकी जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में संचार सेवाओं का बुरा हाल है। मुनस्यारी, धारचूला के साथ साथ जिले की कुछ दूसरी तहसीलों में संचार सेवा बेहद बदहाल है। इन जगहों पर 56 बूथ ऐसे हैं जहां पर संचार सेवा उपलब्ध ही नहीं है
और ऐसे में चुनाव के वक्त पोलिंग पार्टियों को तो परेशानी होगी, साथ ही चुनाव की प्रक्रिया भी प्रभावित इससे हो सकती है। शेडो एरिया आरओज ने बताया और उसको जब हम लोगों ने पुलिस से क्रॉस कंफर्मेशन करवाया था तो 55-56 के आसपास का नंबर आ रहा है। तो हमने इसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से मीटिंग करके इन जगहों पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की पॉसिबिलिटीज़ पे भी विचार किया और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शेडो एरिया कम से कम रहे।